हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पवन वाग एकेडमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। हालांकि भले ही ये टॉपिक आपको क्लास 10 में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता हो, पर फिर भी इसका महत्व कोई कम नहीं होता है, क्योंकि क्लास 12 में थोड़े से इस पर वेटेज और बढ़ेगा, तो इसीलिए इसको जानना हमें बहुत ही ज़रूरी है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच के साथ। फिगर्स ऑफ स्पीच एक्चुअली होते क्या है, ये पहले हमको समझना होगा। व्हाट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच? फिगर ऑफ स्पीच को हम देखिए हिंदी में या मराठी में जब हम कहेंगे तो उसको हम कहते हैं अलंकार, है ना। ठीक है। शायद आपने पढ़ा भी होगा या भी नहीं भी पढ़ा होगा, शायद से पढ़ा तो होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। होता क्या है फिगर ऑफ स्पीच? अ वर्ड और फ्रेज यूज्ड इन अ नॉन लिटरल सेंस, रेटरिकल और विविड इफेक्ट। मतलब भाषा का ऐसा उपयोग जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा कम ही देखा जाता है या फिर हम जो कुछ भी कह रहे हैं उसका जो इफेक्ट है उसको बढ़ाने के लिए जिस भाषा का उपयोग किया जाता है उसको फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है ना। अभी देखिए इसमें बहुत ही आसान सा एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। उदाहरण है पोएट रॉबर्ट बर्न्स की एक कविता है जिसमें वो लिखते हैं माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, है ना। मतलब क्या है कि बजाय इसके कि माई लव इज वेरी ब्यूटिफुल, वो कहते हैं कि माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जिस भी भाषा का उपयोग आप अपना जो कुछ भी कहना चाहते हो उसका इफेक्ट बढ़ाने के लिए करते हो या फिर अलंकारिक दृष्टि से भाषा का उपयोग आप करना चाहते हो तो उसी को हम कहेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है। तो देखिए आगे आगे चलते हैं फिगर ऑफ स्पीच और देखते हैं उसके बारे में और कुछ चीजें। जैसे कि पहला फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली। पहला फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? जिसको हम कहेंगे सिमिली। सिमिली का क्या मतलब है? सिमिली, when we compare two things using words like or as, it is called as simile। ठीक है। अभी इसको शायद मैं पूरी तरह से तो मैं श्योर नहीं हूँ, 100% तो नहीं कह सकता, पर उसको हम उपमा अलंकार कहेंगे शायद। सिमिली सिमिली ऐसा एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जहां पर हम लाइक और एज ये दोनों में से कोई एक शब्द को उपयोग करके हम उसमें कंपैरिजन करते हैं। इन सिमिली देयर इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन। सिमिली में क्या होता है? डायरेक्ट कंपैरिजन। डायरेक्ट कहते हैं कि ये इसके जैसा है ना। माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, है कि नहीं? कैसा है? माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, एज वाइट एज स्नो, है कि नहीं? एज पुअर एज अ चर्च माउस, ही फॉट लाइक अ ब्रेव लायन। मतलब इसमें क्या है? लाइक या एज इन दोनों शब्दों का उपयोग होता है तभी ही वो सिमिली होता है। समझ में आ रहा है क्या? कब सिमिली होगा? अगर उसमें लाइक है या तो फिर एज है, उसको यूज किया गया है तो ही उसको हम सिमिली कहेंगे, नहीं तो ये सिमिली नहीं होगा। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके कुछ उदाहरण हम देखना चाहेंगे सिमिली के। सिमिली के उदाहरण है फॉर एग्जाम्पल, देखिए अभी इसमें सिमिली के कुछ उदाहरण मैं दिखाना चाहूंगा। टिक द करेक्ट आंसर। ही लर्न्स लाइक अ लेपर्ड। देखो ये लाइक, यहां पर लाइक शब्द का उपयोग हुआ है। रन्स लाइक अ लेपर्ड। ही इज एज कनिंग एज अ फॉक्स, है ना। एज फॉक्स तो लाइक है, एज है तो क्या होगा? सिमिली होगा, है ना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम इसके ले सकते हैं। जैसे कि ही प्लेड लाइक अ प्रोफेशनल, मतलब बहुत ही व्यावसायिक खिलाड़ी की तरह वो खेला, है ना। लाइक, है ना। तो
इसी को हम कहते हैं जहां पर हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। ही का कंपैरिजन हमने प्रोफेशनल के साथ किया, तो इसी को हम कहेंगे ही रन्स लाइक अ लेपर्ड, मतलब चीता कैसा भागता है उसी के जैसा वो भागा, मतलब उसकी तुलना चीता से की गई है। ही इज एज कनिंग एज अ फॉक्स, उसकी होशियारी की तुलना लोमड़ी से हमने की है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसी को हम कहते हैं सिमिली, क्योंकि सिमिली में क्या होता है, सिमिली में होता है कंपैरिजन, और वो कंपैरिजन कैसा होता है, कंपैरिजन होता है डायरेक्ट कंपैरिजन विद द यूज ऑफ वर्ड्स लाइक एंड एज और लाइक जैसे शब्दों के इस्तेमाल द्वारा, शब्दों के उपयोग के द्वारा हम उसको करते हैं, और इसी को हम कहते हैं सिमिली। चलो दूसरा फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है देखते हैं। दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? When we compare two things without using words like और as, देखिए मैंने कहा है पिछली बार ही कि अगर like और as है तो ही वो सिमिली होगा। समझ में आया ना? मतलब कहीं पर तुलना की गई है, कंपैरिजन की गई है, और अगर like या as शब्द का वहां पर उपयोग किया गया है, इस्तेमाल किया गया है, तो ही उसको हम सिमिली कहेंगे, वरना तो उसको सिमिली हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि सिमिली में होता है डायरेक्ट कंपैरिजन, मेटाफर में होता है इनडायरेक्ट कंपैरिजन। समझ में आ रहा है क्या? चलो तो देखते हैं इसमें क्या है। मेटाफर में क्या होता है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, मतलब क्या होता है ना? इट इज कॉल्ड एज अ मेटाफर, है ना? जब भी तुलना की जाती है पर इन शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता है, लाइक और एज को नहीं यूज किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं मेटाफर। इन मेटाफर वी हैव इनडायरेक्ट कंपैरिजन। मेटाफर में क्या होता है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होता है। ऐसा नहीं कहते कि वो उसके तरह, है ना, वो चीता की तरह भागा, तो उसको हम कहेंगे चीता, उसको ही चीता कहेंगे, है ना, भागने में वो चीता है ना? तो उसको हमने तुलना नहीं की, हमने इनडायरेक्ट कंपैरिजन की है। द कंपैरिजन इज टेकन फर्दर बाय सेइंग दैट समथिंग इज समथिंग एल्स। इसमें क्या होता है, कंपैरिजन तो हम करते हैं, पर एक स्टेप हम आगे जाते हैं और किसी चीज को, जैसे हमने कहा ही और लेपर्ड, है ना, उसको हमने और उसको लाइक करा है, तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन हो गया, है ना? पर यहां पर हम क्या करते हैं, ही इज अ लेपर्ड इन रनिंग। समझ में आ रहा है क्या? ही इज अ लेपर्ड इन रनिंग, ही रन्स लाइक अ लेपर्ड, मतलब यहां पर क्या करें, हमने क्या कहा है कि वो चीते की तरह भागता है ना, मतलब उसकी तुलना हमने चीते के साथ की। पर दूसरे मेटाफर में हमने क्या किया, हमने कहा कि उसको ही चीता कहा, है ना, कि वो भागने में तो चीता है, मतलब उसको ही हमने चीते की उपमा दी है। समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पर इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, लाइक या एज को हम यूज नहीं करते। शी इज अ पिकॉक, मतलब वो मोर के जैसे नाचती है, नाचने की एक क्वालिटी के लिए उसको मोर कहा गया है। शी इज अ पिकॉक। हर हर टीयर्स वर अ फ्लोइंग रिवर, उसके आंसुओं को बहती हुई नदी की उपमा दी गई है ना? उसके आंखों से नदियां, आंसुओं की नदियां बहने लगी, है ना? उसके उसके आंसू नदी की पानी की तरह बहने लगे, ये हो गया सिमिली, है ना? हर हर टीयर्स फ्लू हर टीयर्स फ्लू लाइक अ, और हर टीयर्स वर फ्लोइंग लाइक अ रिवर डाउन हर चिक्स, ये हो गया सिमिली। फर्क समझ में आ रहा है क्या? देखो यहां पर मैं लिखता हूं, हर टीयर्स वर फ्लोइंग लाइक रिवर डाउन हर चिक्स। अभी देखो यहां पर लाइक यूज किया है हमने, लाइक यूज करके हमने उसको रिवर की उपमा दी है, मतलब रिवर के साथ उसको, टीयर्स को हमने रिवर कहा है, इसकी तुलना की है लाइक यूज करके, ये हो गया सिमिली। पर यहां पर हमने क्या कहा, हर टीयर्स वर अ रिवर फ्लोइंग डाउन हर चिक्स, मतलब
उसके आंखों से आंसू की नदियां बहने लगी, है ना। उसके आंसू नदी की तरह बहने लगे, तरह नहीं यूज किया हमने, हमने कहा कि उसके आंखों से आंसू की नदियां बहने लगी, है ना। योर ब्रेन इज अ कंप्यूटर, आपका मस्तिष्क कंप्यूटर की तरह काम करता है, ऐसा नहीं, कंप्यूटर की तरह नहीं, आपका मस्तिष्क तो कंप्यूटर ही है ना। योर ब्रेन इज कंप्यूटर। ही इज अ ब्रेव लायन, ना। ही फॉट लाइक अ लायन, है ना। ये हो गया, ये हो गया सिमिली, लाइक आया ना यहां पर। और इसमें हमने क्या कहा, ही इज अ ब्रेव लायन, मतलब वो एक बहादुर शेर है। उसको हमने ऐसा नहीं कहा कि वो शेर की तरह लड़ा, हमने कहा कि वो बहादुर शेर है ना। तो इस तरह से हमको ध्यान में रखनी चाहिए कुछ चीज़ें कि सिमिली में क्या होगा, सिमिली में लाइक और एज जैसे शब्दों का उपयोग किया गया होगा, भले, हाँ। और मेटाफर में क्या है, मेटाफर में लाइक और एज का उपयोग तो नहीं हम करते हैं, पर एक चीज़ को हम कहते हैं कि वो यही चीज़ है या दूसरी चीज़ है ना। एक चीज़ को हम दूसरी चीज़ कहेंगे, उसी को हम कहेंगे दूसरी चीज़, है कि नहीं। तो चलिए, मेटाफर समझ में आ गया। मेटाफर की कुछ और उदाहरण हम लेते हैं। देखो इसमें, लाफ्टर इज द म्यूजिक ऑफ सोल, देयर होम वॉज अ प्रिजन, ये है मेटाफर के कुछ उदाहरण। देखो, लाफ्टर इज द म्यूजिक ऑफ सोल, मतलब हंसी को ही संगीत कहा गया है, हंसी को ही आत्मा का संगीत कहा गया है, और उनके घर को ही जेल कहा गया है, कारा कहा गया है, कारागृह, है ना। उनका घर कारागृह की तरह है, ऐसा नहीं कहा। देयर होम इज लाइक अ प्रिजन, ऐसा नहीं कहा, देयर होम वॉज अ प्रिजन। लाफ्टर इज लाइक द म्यूजिक ऑफ द सोल, नहीं, लाफ्टर इज द म्यूजिक ऑफ द सोल। लाफ्टर को ही म्यूजिक कहा गया है, मतलब एक चीज को दूसरी चीज हमने माना है ना। वी कॉल समथिंग एज समथिंग एल्स, उसी को कहते हैं मेटाफर। समझ में आ गया क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। पर्सोनिफिकेशन, ये क्या होता है, इसको कहते हैं मानवीयकरण, मानवीकरण, है ना। इसको हिंदी में कहेंगे मानवीकरण, और इसको मराठी में कहेंगे मानवीयकरण, है कि नहीं। मतलब क्या, कि कोई ऐसी चीज होती है जिसमें नॉन लिविंग है, जिस कोई नॉन लिविंग चीज है, उसको हम मानव की कोई क्वालिटी उसको देते हैं, ह्यूमन क्वालिटीज, है ना। इंसान की कोई क्वालिटी उसको हम प्रदान करते हैं, तो उसको कहेंगे पर्सोनिफिकेशन। समझ में आ रहा है क्या। देखो, माई हार्ट डांस्ड व्हेन ही वॉक्ड इन द रूम, वॉक्ड इनटू होना चाहिए, व्हेन ही वॉक्ड इनटू द रूम, है ना। हृदय कभी नाच सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। नाचना ये किसके बस की बात है, मानव के बस की बात है, सिर्फ इंसान ही नाच सकता है ना। भले ही हम कहते हैं मोर नाचता है, पर वो, उनको पता नहीं है कि वो नाचना होता है, वो तो अपना आनंद व्यक्त करते हैं ना। दोज विंडोज आर वॉचिंग अस, मतलब वो खिड़कियां हमें देख रही है, खिड़कियां देख सकती है क्या, पर इसका मतलब क्या होगा फिर, कि खिड़की में से कोई झांक कर देख रहा है ना। आई लाइक अनियंस बट दे डोंट लाइक मी, है ना। मुझे प्याज बहुत पसंद है, पर प्याज को मैं पसंद नहीं। अब पसंद करना ना करना, ये प्याज ठहरा सकता है क्या, मतलब प्याज ये सोच सकता है क्या कौन पसंद है कौन पसंद नहीं है। ये पसंद नापसंद ये चीज तो इंसान की होती है। दिस एडवर्टाइजमेंट स्पीक्स टू मी, मतलब ये जो जाहिरात है वो मुझसे बात कर रही है ना। ये जो एडवर्टीजमेंट है वो मुझसे बात कर रही है, मतलब वो बात कर सकती है क्या, बिल्कुल नहीं। बात करना तो ह्यूमन की क्वालिटी है ना। ये सारी चीजें क्या होती है, ह्यूमन क्वालिटीज, है ना। और जब ये ह्यूमन क्वालिटीज हम किसी नॉन लिविंग
चीज को देते हैं। अभी देखो यहाँ पर ये ह्यूमन क्वालिटीज है, कौन सी है? डांस, वॉच, है ना, डांस, वॉच, लाइक और स्पीक, ये चारों ह्यूमन क्वालिटीज है। ये हमने किसको दी है? ये हमने दी हार्ट, विंडो, अनियन, एडवर्टीजमेंट। अभी देखो ये सारी की सारी नॉन लिविंग चीजें हैं, है ना, नॉन लिविंग, इनएनिमेट कहते हैं उसको, सही देखा जाए तो इनएनिमेट। ये इनएनिमेट चीजें होती है जिनको हमने एनिमेट क्वालिटी दी है, ह्यूमन क्वालिटी दी है। समझ में आ रहा है क्या? पर्सोनिफिकेशन, मानवीयकरण, मतलब उससे आपको समझ में आएगा कि मानवीकरण किया गया है, किसी निर्जीव वस्तु का हमने मानवीयकरण किया है, तो उसी को हम कहेंगे पर्सोनिफिकेशन। समझ में आ रहा है क्या? चलो तो आगे बढ़ते हैं, उसके कुछ उदाहरण अभी लिए हैं हमने। द सी वॉज एंग्री दैट डे, द सी वॉज एंग्री दैट डे। सी ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग है ना, नॉन लिविंग है ना। आइज भी नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग मतलब उनमें वो भावनाएं होती है क्या? एंग्री मतलब गुस्सा कर सकता है क्या? नहीं। आइज अपनी मुस्कुरा सकती है क्या? नहीं, आंखें नहीं मुस्कुरा सकती। ये है पर्सोनिफिकेशन की उदाहरण। समझ गया? समझ में आ रहा है ना? ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। अभी चलो आगे बढ़ते हैं, फिर एक बार और हम उसको रिवाइज भी करने वाले हैं, तब शायद फिर थोड़ा और हमको इसके बारे में जान पाएंगे हम। चलो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? उसको कहते हैं हाइपरबली। हाइपरबली का क्या मतलब होता है? हाइपरबली मतलब इसको हम कहते हैं अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति मतलब हम अतिशोक्ति, है ना, अलंकार मतलब क्या? कि किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर हम कहते हैं, बढ़ा चढ़ाकर कहना, है ना। मतलब क्या है कि देखो, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इज इन्वॉल्व्स एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना, टू एम्फसाइज व्हाट वी से। एग्जैजरेशन रिप्रेजेंटिंग समथिंग इन एक्सेसिव मैनर। द बॉय वॉज डाइंग टू गेट अ न्यू बुक। अभी देखो, न्यू स्कूल बैग, सॉरी, वो बच्चा स्कूल बैग के लिए मरा जा रहा था। सच्ची में वो मरने वाला है क्या? या कोई एक छोटी सी बैग के लिए मर सकता है क्या? नहीं। दिस इज कॉल्ड एज हाइपरबली, मतलब ये अतिशोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात है। दैट मैन इज जस्ट अ डे यंगर टू गॉड। वो आदमी भगवान से सिर्फ एक दिन छोटा है। मतलब क्या? कि वो बहुत ही बूढ़ा आदमी है। भगवान से एक दिन छोटा क्या होता है? ऐसा कुछ होता है क्या? बहुत ही। योर बैग वेज अ टन। कोई बैग का वजन 10 कुंतल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये कहता है, मतलब इसको क्या बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है, उसी को हम कहते हैं हाइपरबोली। आई हैव गॉट थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। मेरे पास में हजारों समस्याएं हैं, मुझे एक और नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट एनी मोर, मुझे एक और समस्या नहीं चाहिए, है ना। थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स मतलब क्या हुआ कि हमने कुछ चीज को जो है उससे ज्यादा, मतलब उसको बढ़ा चढ़ाकर हमने कहा, तो उसी को हम कहते हैं हाइपरबली। इसको कहेंगे एग्जैजरेशन भी कहा जाता है, इसको कहते हैं एग्जैजरेशन। हाइपरबली इज एग्जैजरेशन, है ना, मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहना, हाइपरबली। समझ में आ रहा है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हाइपरबली का मतलब होता है एग्जैजरेशन, मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहना, अतिशोक्ति अलंकार, है ना। किसी चीज को जो है उससे ज्यादा, मतलब कुछ और ही ज्यादा उसको कहना। देखिए यहां पर है, टिक द करेक्ट आंसर्स। आई टोल्ड यू अ मिलियन ऑफ टाइम्स, मतलब मैंने आपको लाखों बार बताया, हजारों बार बताया। एवरीबडी इन द सिटी नोज हिम। एवरीबडी इन द सिटी मतलब उस शहर में सारे लोग, हर एक आदमी उसको, हर एक व्यक्ति उसको जानता है। ये क्या हो गया? हाइपरबली। मतलब ऐसा हो सकता है क्या? पूरे के पूरे शहर का अगर बात करें तो कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको पूरा शहर जानता हो, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एलिटरेशन क्या कहते हैं?
एलिटरेशन, एलिटरेशन का मतलब क्या होता है? इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द सेम साउंड आर यूज्ड रिपीटेडली इन अ फ्रेज और सेंटेंस। मतलब क्या है कि एक वाक्य में, खासकर विशेषकर ये कविताओं में होता है, ये पोम्स में होता है, क्या होता है कि एक ही सेंटेंस में, एक ही लाइन में जो 4-5 शब्द आते हैं, उन सभी की, उनमें से कुछ एक या दो शब्दों की शुरुआत जो होती है वो एक ही जैसे साउंड से होती है। उच्चार, साउंड का मतलब होता है उच्चार, एक ही उच्चार से होती है, नॉट द सेम लेटर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर अगर सी है तो ये भी सी, ऐसा नहीं है ना। कभी कभी सी और के भी सेम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? केक है ना, कट, केन, सी सॉरी, केन, केम, काइंड, क क। समझ में आ रहा है क्या? मतलब सी और के भी यूज हो सकता है, पर उच्चार, दोनों शब्द एक ही उच्चार से शुरू होने चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे एलिटरेशन। देखो यहां पर, शिप शुड स्लीप इन शेड, श श श, ये नहीं है, श श श। शो, शॉन, शैरन, शैबी, शूज, श श श श श। ल ल, लिटिल, लैरी, लाइक्स लिकिंग द लॉलीपॉप, ल ल ल ल ल। और देखो, शब्द की शुरुआत एक ही उच्चार से हो रही है। यहां पर श, यहां पर भी श, यहां पर ल, यहां पर द बॉय बस्ट अराउंड बिजी बी, बॉय बस्ट अराउंड एज अ बिजी बी, ब, है ना। तो ये जो चीज होती है इसको हम कहते हैं एलिटरेशन। अभी इसमें एक चीज हमको जानना बहुत जरूरी होता है। पहली चीज तो होती है साउंड का रिपीटिशन, साउंड रिपीट होता है, और दूसरी चीज होती है कि बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। समझ में आ रहा है क्या? मतलब शब्द के पहले पहले उच्चार, है ना, शब्द का पहला उच्चार रिपीट किया जा रहा है। देखो सभी शब्दों में वो उच्चारण पहले ही हो रहा है, ल ल ल ल ल, ब ब ब और ब, मतलब पहले ही आ रहा है, शुरुआत में आ रहा है। पहले आने के बजाय हम कहेंगे शुरुआत में आ रहा है साउंड, है ना। एक तो उच्चारण सेम है, मतलब एक ही उच्चारण है, और सारी उच्चार शुरू में आ रहे हैं, शब्द के शुरुआत में हो रहे हैं, तभी हम उसको एलिटरेशन कह सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? चलो आगे बढ़ेंगे, इसके भी कुछ उदाहरण हमारे पास है, उसको भी हम देखेंगे। एक बार इसको देख लेने के बाद फिर उसको देखेंगे हम लोग। एलिटरेशन, उसको क्या कहेंगे हम? एलिटरेशन। एलिटरेशन का मतलब होता है कि अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वर्ड्स बिगिनिंग विद द सेम साउंड आर रिपीटेड, और क्या कहेंगे कि सेम साउंड इज रिपीटेड इन द वर्ड्स कमिंग आफ्टर वन अनदर। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि वो शब्द एक के बाद ही एक आने चाहिए, हो सकता है एक शब्द के बाद एक दो और शब्द आएंगे, और तीसरे शब्द में, जैसे यहाँ पर देखो, अब इसमें क्या है, द बॉय बज्ड अराउंड एज बिजी एज अ बी। मतलब ये देखो, ये यहाँ पर एक दो शब्द आए, इसमें भी दो शब्द आए, फिर भी ये एलिट्रेशन है। जरूरी नहीं है कि एक के बाद ही एक आनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो वो एक के बाद एक नहीं भी आए, एक के बाद एक दो शब्द छोड़कर भी आए, तो भी वो एलिट्रेशन ही होता है। सिर्फ उसमें दो चीजें, जैसे मैंने आपसे कहा कि उसका साउंड एक होना चाहिए, मतलब उच्चारण, समझ में आ रहा है, और दूसरी चीज वो शब्द के शुरुआत में आना चाहिए, है ना। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी, तभी आप उसको अच्छे तरीके से पहचान पाओगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो इसमें उदाहरण कुछ दिए हैं। द बिग बेयर स्केर्ड ऑल द बेबी बनीज बाय द बुशेस। देखो ब ब
ब ब और ब, देखो इसमें 1 2 3 शब्द आए, इसमें 2 शब्द आए, तो इस तरह से वो एलिट्रेशन हो सकता है। गो गैदर ग्रीन ग्रास, गो गैदर द ग्रीन लीव्स ऑन द ग्रास, ग ग ग ग, है ना, ये हो गया एलिट्रेशन। समझ में आ रहा है क्या? तो इसी को हम कहेंगे एलिट्रेशन। ये एलिट्रेशन जो होता है वो बहुत ही आसान है पहचानने में वैसे तो, अगर हमें समझ आए तो। अगर हम इसको समझ ही नहीं पाए तो फिर तो बहुत मुश्किल होगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा, इसको हमने स्टडी भी करना होता है। कॉन्सोनेंस एंड एजोनेंस, अभी देखो एलिट्रेशन हमने लिया, इसी को हम कहेंगे एलिट्रेशन के सबसेट्स। ये दोनों भी एलिट्रेशन के ही प्रकार हम कह सकते हैं, पर इसमें क्या फर्क है वो हमको देखना है। कॉन्सोनेंस इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड in closely placed words but it is nothing not in the beginning of the word but either in the middle or end। अभी देखो इसमें कॉन्सोनेंस में क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है, पर वो शब्द के शुरुआत में नहीं आता है, एक तो उसके बीच में आएगा या आखिर में आएगा। समझ में आ रहा है क्या? ये हो गया कॉन्सोनेंस। सिमिलरली एजोनेंस क्या होता है, इसमें रिपीटिशन ऑफ वोवल साउंड्स होता है बट नॉट इन द बिगिनिंग। एजोनेंस में क्या होता है, शब्द के बीच में या फिर आखिर में वॉवल साउंड रिपीट होता है। अभी देखो कॉन्सोनेंट साउंड क्या होगा, कॉन्सोनेंट कोई भी साउंड ऐसा होगा जो ए ई आई ओ यू के बगैर, इनके अलावा जो कोई भी साउंड होगा वो कॉन्सोनेंट साउंड होगा, है ना। वैसे अगर देखा जाए स्पोकन इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में पूरे के पूरे 24 कॉन्सोनेंट्स है और 20 वॉवल्स है ना। तो स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? तो ये देखिए इसमें क्या है, अभी देखो कॉन्सोनेंट्स क्या है, इसमें कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है। देखो ये शी सेल्स, शी सी शेल्स, सेल सी स, है ना, शी में नहीं होगा, शी नहीं है, सेल्स एंड शी सेल्स, है ना। ये क्या हो गया, ये हो गया अलिट्रेशन, है ना, बाय द सी एंड शी एंड शोर, ये हो गया, ये सारे हो गए, ये देखो ये 2 और ये 3, ये हो गया एलिट्रेशन। समझ में आ रहा है क्या? ये हो गया एलिट्रेशन। इसको मैं इरेज आउट कर देता हूं ताकि हम बाकी चीज को भी देख सके, है कि नहीं, है ना। अभी देखो ए, ये कौन सा साउंड है, ए, ए, ये कौन सा साउंड है, ए साउंड इज अ वॉवल साउंड। ये ए साउंड जो होता है वॉवल साउंड है और वो शब्द के शुरुआत में नहीं आया है, बीच में आया है, तो ये क्या होगा, ये होगा एजोनेंस। समझ में आ रहा है क्या? ये होगा एजोनेंस, है ना। अभी देखो यहां पर क्या है, इसका ये इसका साउंड कौन सा है, ई। देखो ये ई यहां पर आ रहा है पर ये ए है, सेल, शेल, एल, है ना। तो अभी इसमें, हाँ इसमें भले ही ए साउंड है पर इसमें कौन सा साउंड है, इसमें ई साउंड है, शी, सी, ई, है ना, सी, ई। तो ये जो साउंड है ये ई साउंड है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको भी हम एजोनेंस कहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? अभी देखो इसको कहेंगे एजोनेंस। अभी कॉन्सोनेंस के हमको एग्जाम्पल देखने हैं क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड, है ना। अभी देखो इसमें पीटर पाइपर पिक्ड, पिक्ड, पैक ऑफ पिकल्ड, है ना। क ये कॉन्सोनेंट साउंड है, अभी ये बीच में आया है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसको ये होगा, इसलिए इसको कहेंगे हम कॉन्सोनेंस, है ना, कॉन्सो एन ए एन सी ई, कॉन्सोनेंस, इसको हम कहेंगे कॉन्सोनेंस क्योंकि ये बीच में आया है। अगर यही शुरुआत में आता, अभी देखो ये प प प प प प, ये हो गया एलिट्रेशन।
समझ में आ रहा है क्या? ये हो गया अलिट्रेशन। पीटर पाइपर, पीटर इसका भी उच्चारण है, पाइपर उच्चारण है। समझ में आ रहा है क्या? पैक एंड पेपर्स, ए ये उच्चारण ए है, तो ये ए, ये ये सारे क्या हो गए? ये हो जाएंगे एजोनेंस, क्योंकि ये क्या है? ये एजोनेंस क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये सारे वॉवल साउंड्स हैं। समझ में आ रहा है? तो चलिए फिर आज हमने क्या क्या देखा उसको एक बार हम सब सारा कुछ रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम उसको ख़त्म कर देंगे, है ना? तो देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा सिमिली। सिमिली क्या होता है? सिमिली होता है यूज ऑफ, सिमिली क्या होता है? सिमिली होता है कंपैरिजन यूजिंग वर्ड्स लाइक और एज का कंपैरिजन, लाइक और एज का यूज करके हम कंपैरिजन करते हैं, उसको हम कहते हैं सिमिली। माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, है ना? उसके बाद में हमने क्या देखा? मेटाफर, जिसमें लाइक और एज का यूज तो नहीं होता है, पर एक स्टेप आगे जाके हम किसी चीज को कोई और चीज ही का संबोधन करते हैं। शी इज अ पिकॉक, शी इज नॉट लाइक अ पिकॉक। लाइक अ पिकॉक मतलब वो होगा सिमिली, शी इज अ पिकॉक होगा मेटाफर। पर्सोनिफिकेशन, किसी चीज को, किसी निर्जीव चीज को हम इंसानी क्वालिटी देते हैं तो उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, है ना? माई हार्ट डांस्ड, दोज विंडोज आर वॉचिंग, है ना? आई लाइक अनियंस बट अनियंस डोंट लाइक मी, है ना? ये सारी चीजें किस चीज का उदाहरण है? ये सारी चीजें उदाहरण है पर्सोनिफिकेशन के। हाइपरबली, हाइपरबली मतलब अतिशोक्ति, इसको हम बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं कोई चीज। द बॉय वॉज डाइंग टू गेट अ न्यू स्कूल बैग, है ना? दैट मैन वॉज जस्ट अ डे यंगर टू गॉड, है ना? एलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ द साउंड इन द वर्ड्स in the beginning of the words that come one after the other. Ship should sleep, ship sleep in a shed. Show, Sean, Sharon, shabby shoes. Little Larry, है ना? कॉन्सोनेंस और एजोनेंस क्या होता है? कॉन्सोनेंस होता है सेम एलिट्रेशन के ही तरह, पर एलिट्रेशन में वर्ड जो शब्द होता है उसकी शुरुआत में जो साउंड होता है उसको रिपीट किया जाता है, यहाँ पर बीच में या फिर आखिर में वो रिपीट होगा। कौन सा? कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे मैंने यहाँ पर आपको उदाहरण दिया है, पेक्ट, पिक्ट, पेक्ट, पिकल्ड है कि नहीं? ये हो गया कॉन्सोनेंस। एजोनेंस क्या होता है कि वॉवल साउंड रिपीट किया जाता है एक तो शब्द के बीच में या फिर आखिर में, उसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंस। तो आशा करता हूं कि आपको ये फिगर्स ऑफ स्पीच समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस पाने के लिए पवन वाग एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।